सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन के बारे में, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज आज है 30 जुलाई और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग इसकी वीडियो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को वहां पर हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे क्विज के फॉर्मेट में आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोग वहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो ये बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है कि इन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स ले लिए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। और ऐसा करने वाले दुनिया के 7वें और इंग्लैंड के ये सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं, ठीक है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसके 5वें दिन इन्होंने क्रिग ब्रैथवेट का विकेट लेकर ये कीर्तिमान अपने नाम किया है। और अगर हम बात करें तो वो इनके अलावा और किस किस ने ये कीर्तिमान हासिल किया है, मतलब सबसे ये तो नंबर 7 पर है। नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है मुथैया मुरलीधरन, जिनके नाम कितने विकेट हैं? 800 विकेट हैं उनके नाम। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर है शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनके नाम 708 विकेट हैं। ओके, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ जनरेट, ओके ठीक है। नंबर 1 पर है मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के साथ। नंबर 2 पर है शेन वॉन 708 विकेट के साथ। नंबर 3 पर है अनिल कुंबले भारत के 619 विकेट के साथ। नंबर 4 पर है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड के पहले बॉलर हैं, और जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं वो दूसरे बॉलर हैं। जेम्स एंडरसन जिनके नाम है 8589 विकेट्स। नंबर 5 पर हैं, ये है ग्लेन मैकग्राथ, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत तेज बॉलर हैं, 563 विकेट। ओके, नंबर 6 पर हैं कर्टनी वॉल्श, जिनके नाम 519 विकेट हैं। और अब नंबर 7 पर आ गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनके भी 500 विकेट हुए हैं, ठीक है। तो ये हैं वो टेस्ट क्रिकेट में इतने विकेट लेने वाले, कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ट्यूनीशिया देश है, तो उसके अभी प्रधानमंत्री नए बने हैं। कौन बने हैं? तो ये हिचेम मेचाची, ये बने हैं ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री। और ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ये जो आप नाम देख रहे हैं एल्स फेकफेथ, तो इन्होंने इन्हीं को रिप्लेस किया है और अब ये यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये जो कैस सईद हैं, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इनको इसकी ओथ दिलवाई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ के ये अभी प्रधानमंत्री बने हैं। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल है ट्यूनिस, ठीक है। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल है इसकी ट्यूनिस, और करेंसी की अगर बात करूँ तो ट्यूनीशिया दिनार, ठीक है। ये है प्रधानमंत्री और ये है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट से जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के किस राज्य में फ्री मास्क वितरण की योजना लॉन्च की गई है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। तमिलनाडु में जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्क को अफोर्ड नहीं कर सकते, मास्क खरीद नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री में मास्क देगी। और ये लगभग 69.09 लाख फैमिलीज को सपोर्ट करने वाला है, उन लोगों को मास्क देने वाली योजना है जो कि लॉन्च की गई है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु ने ये योजना उन सब लोगों के लिए शुरू की है जो लोग मास्क जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस समय आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के टाइम पर मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना कि तमिलनाडु में ये योजना शुरू की है। अब देखो, तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु के बारे में आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापट्टी के पल्लास्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किसे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा नए सलाहकार समूह में नामित किया गया? तो ये किसको किया गया? अर्चना
सोरेंग को किया गया है। ठीक है, अर्चना सोरेंग को यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने अपनी जो एक टीम होती है, इनकी एक टीम होती है जो कि ये काम करने वाली है वेदर जो क्राइसिस होते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस होते हैं, उनकी टीम में इनको लिया गया है। ये लगभग 7 लोगों की टीम है और ये अब 6 लोगों को ज्वाइन करेंगे और वहां पर काम करेंगे। ये टीम किस लिए बनाई गई है? तो देखो, ये टीम बनाई गई है जो एक सेकंड, ओके, जो क्लाइमेट के क्राइसिस हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और भी कई सारी जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि मौसम को लेकर आ रहे बदलाव की वजह से हैं। कई जगह पर सूखा पड़ जाता है, कई जगह पर बहुत कम बारिश, किसी जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए और साथ ही साथ अभी जो कोविड-19 से जो रिकवरी हो रही है ना देशों की, उन सब पर जो इफेक्ट पड़ा है उससे उस चीजों को देखने के लिए ये बनाई गई हैं और इसमें अभी अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया है। ठीक है ना। और ये जो टीम है ना वो 18 से 28 साल के लोगों के बीच, मतलब इतनी ही एज के बीच में बनाई गई है और इसमें अब अर्चना सोरेंग शामिल की गई हैं। अर्चना सोरेंग की अगर मैं बात करूं तो अर्चना सोरेंग को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। वो इस समय एडवोकेसी और रिसर्च के फील्ड में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन है, जिनको अभी यूएन सेक्रेटरी जो है एंटोनियो गुटेरेस द्वारा चुना गया है। बात करेंगे दोस्तों अब यूएन की, तो यूएन का जो फाउंडेशन है वो है 1945 का। ओके, 1945 का फाउंडेशन है। एंटोनियो गुटेरेस इसके चीफ हैं। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर यहाँ पर न्यूयॉर्क में है इसका, यूएस में। ठीक है ना। तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, यूएन जो है क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस है। ये जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद बनाया गया था दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, और भारत भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो ये फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और न्यूज सबसे बड़ी ये है आज के टाइम पर कि जो 5 राफेल विमान की जो फर्स्ट डिलीवरी है ना वो भारत में हो चुकी है। वो कहाँ उतरे हैं? भारत में इन्होंने अंबाला जो एयरफोर्स का जो बेस है ना वहां पर उतरे हैं। ये 7000 किलोमीटर की यात्रा करके जो फ्रांस का मेरिग्नैक एयरबेस है फ्रांस का, वहां से ये आए हैं। ये जो डील है कुल मिला के देखो 59 करोड़ की डील है, 59,000 करोड़ की डील है ये, जो कि सितंबर 2016 में की गई थी। ओके, और इसके तहत लगभग 36 राफेल विमान हमने खरीदे हैं, जिनमें से अभी 5 हमें अभी मिले हैं और बाकी के जो धीरे धीरे हमें डिलीवरी की जाएगी और 2021 के एंड तक पूरी डिलीवरी मिलने की उम्मीद है। मतलब ये बात कही गई है रिपोर्ट्स द्वारा कि 2021 के लास्ट तक सारे के सारे राफेल विमान भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारत ने राफेल कहाँ से खरीदे हैं, ये फ्रांस से खरीदे हैं। और कल की डेट आप लोग याद रखिएगा 29 जुलाई। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारत में राफेल आ गए हैं 5, कहां पर? अंबाला एयर बेस में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है राफेल, ये राफेल विमान है, ये एयरबेस पर रिपोर्ट इन्होंने किए हैं। और बात करेंगे दोस्तों जैसे फ्रांस की, तो कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यहाँ की यूरो, और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्कों के लिए प्रचार के लिए योजनाएं शुरू की हैं? तो ये किसने की हैं? ये की हैं डीवी सदानंद गौड़ा जी ने। ये कौन है? ये देखो, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं। ठीक है, हमारे देश में। अब ये है क्या? देखो, ये कुल मिलाकर एक तरीके से मैं कहूँ तो मेडिकल फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, और ये एक नहीं 4 स्कीम लॉन्च की गई हैं, जिसके तहत होगा क्या कि जितनी भी हमारे देश में जो दवाएं इंपोर्ट की जाती थी उनकी जगह पर अब भारत में ही दवाएं बनाई जाएंगी, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, डिवाइस बनाई जाएंगी, जिससे कि भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी और भारत एक आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उस पर भी आगे बढ़ पाएगा और इसको भी जल्द से जल्द अचीव कर पाएगा। भारत को बहुत कम दवाएं, बहुत कम मेडिकल इक्विपमेंट्स ये बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि भारत का पैसा सेव होगा, इकोनॉमी भी काफी अच्छी आगे बढ़ेगी और भारत एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये योजनाएं किसने शुरू की हैं? डीवी सदानंद गौड़ जी हैं, जो कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है। बाकी राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं,
और हर्षवर्धन सिंह आप लोगों को पता ही होगा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डीएसटी ने लेफास कोविड स्कोर विकसित करने के लिए किस लैब का चयन किया है? तो ये एक्यूली लैब्स का चयन किया है। ये एक्यूली लैब्स क्या है? ये बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है ना। अब ये लेफास कोविड की स्कोर क्या है? देखो ये एक तरीके से ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप है। और ये क्या करेगा, देखो इसमें ना जो फोन, कोई भी फोन है उसमें अगर आप ये इंस्टॉल करते हो, और उसके बाद अगर आप फोन की जो रियर कैमरा होता है ना, उस पर आप अगर अपनी मिडिल फिंगर या मैं कहूँ इंडेक्स फिंगर आप लगा कर रखते हो, 5 मिनट तक रखोगे, तो आपका पल्स, बीपी, ये सब काउंट हो जाएगा और उसमें, और उसका स्कोर आप लोगों को दिखाई जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो तबीयत है वो खराब है या ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप लोग अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे ना कोरोना टेस्ट काफ़ी आसान नहीं है कि हर कोई करवा पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके लक्षणों का पता नहीं चल पाता है, और फिर वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग किसी और के संपर्क में आते हैं तो ये फैल जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से आप लोग अपना पता कर सकते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, उसके बाद ही आप घर से निकलें या फिर किसी से भी मिलने जाएं। तो इस चीज़ के लिए ये जो लेफास कोविड स्कोर है उसके लिए एक्यूली लैब्स को चुना गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ही होता है, कोझिकोड जो, मतलब कोझिकोड वाली जो है IIM कोझिकोड, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए एक बैंड विकसित किया गया। उसका बैंड का नाम क्या है? वेली बैंड है। वेली बैंड क्या करेगा? अब देखो ये एक तरीके का ऐसा बैंड है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एप्पल्स की भी वॉच आती हैं, MI की भी वॉच आती हैं, तो ये एक तरीके से ऐसा ही बैंड है, फिटनेस बैंड जो होते हैं ना उस तरीके से है, बट ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है। अगर इसमें आपने अगर बैंड पहना हुआ है, और अगर अब 2 गज से ज़्यादा कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, या फिर आप उस व्यक्ति के पास चले गए 2 गज पर, तो ये एक सायरन यानी अलार्म टाइप में बजने लगेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 2 गज की जो दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मैंडेटरी बताई गई है, उससे आप ज़्यादा आ गए या सामने वाला पर्सन ज़्यादा आ गया, और उसके बाद आपको इसके बाद आप लोगों को पीछे हट जाना होगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग ये करवाएगा। एक तरीके से आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आप इतनी दूरी पर रहने पर सेफ है। तो ये चीज़ डेवलप की गई है IIM कोझिकोड द्वारा, ओके, इसका नाम है वेली बैंड। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसे किसने मतलब डेवलप किया है? ये है Qual5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया, ओके। बढ़ते आगे। हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये DRDO ने शुरू की है। ये है क्या? देखो ये एक तरीके से मैं कह दूं आप लोगों के लिए, जो इनोवेशन और स्टार्टअप शुरू करते हैं ना लोग, ये उन लोगों के लिए एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। ये कब शुरू की गई है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, इसरो के एक्स चीफ हैं और हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उनके 5वीं पुण्यतिथि पर यह शुरू की गई है डेयर टू ड्रीम 2.0 DRDO द्वारा। इसमें जो इनोवेशन वाले जो लोग हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों को इसमें बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो आप लोग याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये 1958 में फाउंडेशन हुआ था। नासा का भी इसी साल हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कल ही एक पढ़ाया था कि DRDO ने बिहार में 2 अस्थायी अस्पताल बनाए हैं कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, जिनकी कैपेसिटी कितनी है? 500 मरीज भर्ती हो सकते हैं। और आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत नाम का एक ड्रोन जो सटीक निगरानी कर सकता है, दुश्मन पर नजर रख सकता है, उसको भी DRDO ने भारतीय वायुसेना को सौंपा था। और एक जर्मी क्लीन नाम से जो एक सैनिटाइजर चैम्बर भी बनाया था DRDO ने, जिसमें कि जो जवान हैं, जो कि सेना के लोग हैं, वो अपनी वर्दी को क्लीन कर सकते हैं कोरोना वायरस के इफेक्ट से। तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा DRDO के बारे में। अगला है, हाल ही में किसने एजुकेशन चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो ये आनंदीबेन पटेल ने किया है। ये कौन है? ये यूपी और MP दोनों राज्यों की गवर्नर हैं। क्योंकि आप लोगों को पता था कि MP के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका अभी निधन हो गया, और उनकी जगह पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा आनंदीबेन पटेल को ही MP का
गवर्नर नियुक्त किया गया था। उससे पहले जून में इनको जब इलाज चल रहा था लालजी टंडन जी का, उस समय पर इन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था एमपी का, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थायी इनको गवर्नर बना दिया गया है दोनों जगह का। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब ये ऐप, ये जो चैनल शुरू किया गया, ये चैनल किस बारे में, ये देखो एक तरीके से एजुकेशनल चैनल है, ठीक है ना। और ये ना बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करेगा। ये सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 4 बजे बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री देगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर ट्यूशन, एक तरीके से ट्यूटर आएगा और वो पढ़ाएगा बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से रोज रोज कोई ना कोई टॉपिक होगा। तो ये चीज़ करने के लिए ये जो एक चैनल है स्वयं प्रभा, इसको लॉन्च किया है आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइन। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है एज बीइंग अ इंडियन सिटीजन, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला है कि राफेल के भारत आने पर पीएम मोदी ने का ट्वीट किया, स्वागतम, राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। तो ये एक नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है कि रशिया ने बोला है कि वो वर्ल्ड का पहला कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो 10 अगस्त तक ले आएंगे, ये रिपोर्ट्स द्वारा कहा गया है। अगला है कि बिहार में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देखो, ये लोग बता रहे हैं कि 16 से 31 जुलाई तक एक लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो कि कंप्लीट लॉकडाउन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इज द ओनली वे, मतलब जो हमारे जो एक्स आरबीआई के जो गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, उन्होंने कहा है कि भारत देश में मतलब एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल अगर इकोनॉमी चलाई जाए, धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए, उसके बाद इकोनॉमी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, मतलब कि कौन से क्वेश्चन को आप लोगों को ढंग से समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप लोग उसके बारे में रिव्यू दे सकते हैं अपने। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।